हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और SCERT की साइंस की बुक हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है जीवों में उत्सर्जन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूं कि अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप इन सभी बुक्स को ज़रूर पढ़ें। टाइम लगेगा पर अभी आपके पास टाइम है भी, तो आप आसानी से इन बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाद में तो एग्ज़ाम टाइम पर क्या होता है, जल्दी जल्दी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पर नज़र डलती है और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो आप अभी से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छे से होती रहेगी और बाद में रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जीवों में उत्सर्जन। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन की आवश्यकता, मानव का उत्सर्जन तंत्र, अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंग और पौधों में उत्सर्जन। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन होता क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है? तो शरीर में होने वाली क्रियाओं में बना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया आदि अनावश्यक और विषैला होता है और ये पदार्थ अगर शरीर में अधिक समय तक पड़ा रहे तो इससे शरीर पर काफ़ी खराब प्रभाव पड़ता है। जीवों के शरीर में भी अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर सकता है और इसीलिए इन पदार्थों को बिना देर किए शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। हे लर्नर्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है फाइनल बैच कोर्स फॉर सीटेट जनवरी 2021, जिसमें आपको 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक पूरा जो सीटेट का जितना भी कोर्स आपका होता है सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। सिर्फ 15 दिनों में आपकी सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें हिंदी, EVS, मैथ्स, इंग्लिश, SST, संस्कृत, साइंस, CDP सभी सब्जेक्ट्स का फोकस किया गया है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स की, अगर आपने पेपर 1 में अप्लाई किया है तो आप हिंदी, EVS, मैथ्स, इंग्लिश और CDP पर फोकस कर सकते हैं, और अगर आपने पेपर 2 पर दिया है तो भी आपकी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जाएगी। और इसके अलावा अगर आप यूपी टेट की तैयारी करने जा रहे हैं, यूपी टेट में आपको अप्लाई करना है, तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है यूपी 2021 का, जो कि 16 जनवरी से 6 मार्च तक चलेगा। और यहाँ EVS, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, SST, CDP, साइंस सभी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आप सभी के लिए एनरोल कर सकते हैं, बस आपको एक बार ही एनरोल करना है, बार बार आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। क्रैक यूपी टेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जो कि 18 जनवरी से 6 मार्च तक होगा, जिसमें आपको EVS, हिंदी, मैथ्स, SST, इंग्लिश, संस्कृत, CDP, साइंस पढ़ाया जाएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और लिंक पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी लाइव क्लास को, टेस्ट को, क्विज को या फ्री कोर्स को अनलॉक करना चाह रहे हैं तो आपको अनलॉक कोड में प्रतीक्षा टेट लिखना है। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको वहाँ पर रेफरल कोड देना है। वहाँ पर भी आप अगर प्रतीक्षा टेट लिखेंगे तो आपके जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज दिए हुए हैं टेट प्लस कोर्स के, यानी कि जितने भी टेट प्लस कोर्स होंगे, जैसे 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी कोर्स अनअकैडमी लेकर आता है आप सभी को पढ़ सकते हो। आपको हर कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना है। तो आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या फिर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि 6 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ्स में जितने भी कोर्स आएंगे, चाहे वो यूपी टेट के हों, सी टेट के हों, रीट के हों, और यूपी टेट के अलग अलग जो कोर्सेज होंगे, सुपर टेट के होंगे, आप उन सभी को पढ़ सकते हो। तो आप रेफरल कोड यूज़ कीजिए और 10% का डिस्काउंट भी पाइए। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। तो उदाहरण, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस तथा मछली के पाचन से कौन सा अम्ल बनता है? अमीनो अम्ल। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है और यूरिया अनावश्यक हानिकारक पदार्थ होता है। इसे शरीर से बिना देर किए बाहर निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार यूरिया की अधिक मात्रा से शरीर में यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। अब पढ़ते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र।
मानव शरीर संरचना में जटिल होती है और शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक पदार्थ रक्त में पहुंचते रहते हैं, जहां से इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। और इस कार्य के लिए शरीर में रक्त को छानने की व्यवस्था होती है, और रक्त को छानने की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है वक्र, जिन्हें हम किडनी कहते हैं। ठीक है, किडनी जो होती है वो सैम के बीज के समान होती है, और इसका बाहरी भाग उभरा हुआ और भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं, और वृक्क ही रक्त की प्रमुख छन्नी है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है और छन्ने के बाद शिराओं द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये वृक्क का यानी कि किडनीज का पिक्चर है। इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी और अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। छन्ने के बाद जहाँ एक और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वृक्कों के छन्ने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है, और वृक्क मूत्र वाहिनियों, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप में से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आपको इस पिक्चर में दी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ये वो सभी उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आती हैं। उत्सर्जन माने है मतलब निकालना, जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालना, एक तरह से एमिशन करना, इसलिए इसको एक्सक्रीगेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अन्य जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र, तो यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ेंगे। मनुष्य में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आंत आदि भी उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं। अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंग, एक कोशिक और निम्न कोटि के जीवों में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है? एक कोशिक जीवों जैसे अमीबो, पैरामीशियम, और निम्न कोटि के बहुकोशिक जंतुओं में शरीर की प्रत्येक कोशिका का बाहरी जलीय वातावरण से सीधा संपर्क रहता है। इन जीवों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते। ये जंतु जल में हानिकारक और अनावश्यक उत्सर्जी पदार्थों को निकालते रहते हैं। विकसित जंतुओं में तो उत्सर्जन की क्रिया विशेष अंगों द्वारा होती है, जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा और अलवणीय जलीय मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। कौन सा पदार्थ होता है ये आपको ध्यान रखना है, अमोनिया। और सीपों, घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। सभी स्तनियों और वयस्क उभयचरों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। पक्षी और सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। तो कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं किस किस में, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और भी जानें। एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2.5% यूरिया और शेष 2.5% अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। इम्पॉर्टेंट, मूत्र हल्का अम्लीय होता है। वृक्क खराब हो जाने पर रक्त के अपोहन यानी कि डायलिसिस की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर वृक्क खराब हो जाएंगे तो आपका जो ब्लड है वो छलनी की तरह यानी कि वो साफ़ नहीं होगा, क्योंकि छलनी ही खराब हो गई है तो गंदगी आपके पूरे शरीर में जाती रहेगी, जिससे कि आपकी जो तबीयत है और ख़राब हो सकती है। तो उसके लिए उस ब्लड को निकाल कर दूसरा साफ ब्लड डाला जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? आप सबने देखा होगा, महुआ, पीपल और बरगद, कनेर, आक आदि पौधों के तने या पत्तियां कट जाने पर दूध निकलता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। और इसी प्रकार कुछ पौधे जैसे बबूल, आम, नीम आदि पौधों के तनों से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे गुदा यानी कि गोंद कहते हैं। ये लेटेक्स, गोंद या रेजिन्स उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधों में भी जंतुओं की भांति श्वसन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती हैं, और इन क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ बनते हैं।
पौधों में इन जैविक क्रियाओं में बनने वाले बेकार और अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, लेकिन अनेक विधियों द्वारा ये अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं रहते हैं, अर्थात उत्सर्जन क्रिया करते रहते हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वर्ज्य पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियों और छाल में एकत्रित होते रहते हैं। पौधे में भी जंतुओं की भांति अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे आम, नीम, बबूल, हींग के पौधे से गोंद या रेजिन्स निकलना। कुछ पौधे जैसे कत्था की छाल से टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से तारपिन का तेल प्राप्त होता है और इस प्रकार दूध यानी कि लेटेक्स जो है, रेजिन्स या गोंद, टैनिन, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये पदार्थ मनुष्य के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर उत्सर्जी तंत्र का, और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, इनको एक बार और पढ़ लेते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क यानी कि किडनी होते हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत भी उत्सर्जी अंग हैं। मनुष्य में यूरिया प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। पक्षियों तथा सरीसृप में यूरिक अम्ल प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। हींग, रेजिन्स, लेटेक्स तथा गोंद पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो यकृत, फेफड़ा, वृक्क या आमाशय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वृक्क यानी कि किडनीज। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो ये अभी हमने पढ़ा है। पक्षियों तथा सरीसृप में यूरिक अम्ल प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है, तो यूरिक अम्ल जो होगा इसका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है, ऑप्शन अ, वृक्क में। शाक के पौधों में बिंदु स्राव होता है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर भी रह गया है, तो इसको एक बार और देख लीजिए। पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती रहती है, और वर्षा ऋतु में प्रातःकाल कुछ शाक के पौधों की पत्तियों पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ये जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? टमाटर, अरबी, नेट्रिशियम तथा मकोए आदि के पौधों में अनावश्यक जल और लवण रात्रि में पत्तियों की शिराओं पर बूंदों के रूप में निकलते रहते हैं, और इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शाक के पौधों में बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पत्तियों के द्वारा। फिर है कीटों में उत्सर्जी अंग होता है। कीटों में उत्सर्जी अंग होता है मेल पीघी नलिकाएं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर पर हम जल्दी पहुंचेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है पौधों में जनन, जिसमें हम जनन की विधियां, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 11 चैप्टर्स और बचे हैं जिन्हें हम जल्दी जल्दी ही कवर करेंगे, जिससे कि हम नेक्स्ट बुक यानी कि क्लास 8 की साइंस की बुक पर पहुंच सकें और आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन पर फोकस कर सकें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय वंस अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।